कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 और अध्याय का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज इसी अध्याय का भाग 2 हम करेंगे। भाग 1 में हम 12 प्रश्न उत्तरों को करा चुके हैं। तो 13वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया शब्द है। दक्षिण पूर्वी एशिया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया शब्द है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाने लगा जो भारत के पूर्व में थे तथा चीन के दक्षिण पश्चिम में थे। इस क्षेत्र में 11 देश आते हैं। ब्रुनई, बर्मा जिसको म्यांमार आजकल कहते हैं, कंबोडिया, तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो पहले इस क्षेत्र कौन सा? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो पहले इस क्षेत्र के देश ब्रिटेन के अधीन थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन द्वारा इस क्षेत्र से अपने सैनिक अड्डे हटाने के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया। दूसरी तरफ इस क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस क्षेत्र में खनिजों, रबड़, पेट्रोल की उपलब्धता के कारण अमेरिका, रूस और चीन इस क्षेत्र पर अपनी बुरी नजर रखने लगे और इसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करने लगे। इस स्थिति से बचने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के पास केवल एक ही रास्ता था कि ये सभी देश आपस में सहयोग करते हुए अपना एक आर्थिक संगठन बनाए। अतः इन देशों ने अपने आप को संगठित करने के लिए प्रयास करने शुरू किए। 8 अगस्त 1967 को 1967 को 5 देशों ने बैंकॉक में एक संधि पर हस्ताक्षर किए और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान की स्थापना की 8 अगस्त 1967 को। बाद में कुछ नए देश भी इसमें जुड़ते गए। अतः वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है और जो प्रारंभिक है इसमें 5 जो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 8 अगस्त 1967 को, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये प्रारंभिक सदस्य हैं इसके। और बाद में शामिल जो सदस्य हुए हैं उसमें ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार जिसको बर्मा भी कहते हैं। आसियान के उद्देश्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आसियान के उद्देश्य बताइए। तो आसियान के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो पहला है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना। नंबर 2 पर आता है इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। नंबर 3 पर आता है सदस्य देशों के बीच साझा व्यापार को बढ़ावा देना। 4 है सदस्य देशों के बीच संचार, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्रों में सहयोग करना। और 5वां है दूसरे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। एक नोट में अगर हम बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है, लिखे नोटबुक में आप ना लिखे, सिर्फ इसको याद रखें कि आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। ये 10 देश आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हुए हैं। वृत्त जो गोल चक्रा है आसियान की एकता का प्रतीक है। आसियान का सचिवालय अगर हम देखें तो आसियान के दिन प्रतिदिन के कामों को करने के लिए इसका एक सचिवालय है जो इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में स्थित है। आसियान की भूमिका या आसियान के कार्य, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आसियान एक
क्षेत्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ की तरह इसने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसने टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका अपनाकर काफी नाम कमाया है। इसे आसियान शैली कहा जाता है। आसियान की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं या पॉइंट्स के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, और उसमें पहला आता है साझा व्यापार को प्रोत्साहन। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच साझा व्यापार को बढ़ावा देना है, और साझा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन ने सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात की बाधाओं को खत्म किया है। दूसरा कार्य है मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना। मुक्त व्यापार क्षेत्र का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जिसमें सदस्य देश बिना किसी बाधा के तथा बिना किसी सीमा शुल्क के व्यापार कर सके, बिना किसी बाधा के और बिना किसी सीमा शुल्क के व्यापार कर सके। आसियान ने दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का भी प्रयास किया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए बहुत सारे उत्पादों पर से सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद है तीसरा कार्य उसका असैनिक क्षेत्र में सहयोग। आसियान ने असैनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने क्षेत्रीय झगड़ों को बिना किसी टकराव के सुलझाने की कोशिश की है। इसने क्षेत्रीय झगड़ों को बिना किसी टकराव के सुलझाने की कोशिश की है। आसियान के सदस्य देशों के बीच कई ऐसे समझौते हो चुके हैं जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करके हस्तक्षेप न करने की वचनबद्धता प्रकट की है, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने की वचनबद्धता प्रकट की है। और चौथा कार्य है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग। आसियान ने विकसित और विकासशील देशों के बीच विकास को लेकर जो मतभेद हैं उनको खत्म करने के लिए नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग की है। पांचवा है दक्षिण पूर्वी एशिया को शांति क्षेत्र बनाने का प्रयास। दक्षिण पूर्वी एशिया को शांति क्षेत्र बनाने का प्रयास। आसियान ने दक्षिण पूर्वी एशिया को शांति क्षेत्र बनाने का भी प्रयास किया है। इसके लिए इसने सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी आलोचना की है। और छठा कार्य है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा। आसियान को इस बात की पूरी जानकारी है कि वर्तमान समय में पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आसियान ने सदस्य देशों के बीच वीजा की शर्त को खत्म कर दिया है, ताकि सदस्य देशों के लोग एक दूसरे देश में आसानी से आ जा सके। आसियान में भारत की भूमिका भी कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आसियान में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो यद्यपि आसियान की स्थापना 1967 में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भारत ने 1991 तक इस संगठन के साथ कोई संबंध नहीं बनाए। 1991 में भारत ने आसियान के साथ अपने संबंध बनाने शुरू किए। लुक ईस्ट पॉलिसी आई उसकी। आसियान में भारत की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं या पॉइंट्स के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो उसमें पहला है 1991 में भारत आसियान का आंशिक वार्ताकार भागीदार सदस्य बना। 1991 में भारत आसियान का आंशिक वार्ताकार भागीदार सदस्य बना। आंशिक वार्ताकार भागीदार सदस्य से अभिप्राय यह है कि भारत आसियान के साथ कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सहयोग कर सकता था, और ये क्षेत्र थे संस्कृति और पर्यटन। दूसरे नंबर पर भारत की भूमिका बतानी है तो 1995 में भारत आसियान का पूर्ण वार्ताकार भागीदार सदस्य बना।
पूर्ण वार्ताकार भागीदार सदस्य का अर्थ यह है कि भारत आसियान के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग कर सकता था। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का लाभ यह हुआ है कि इससे भारत और आसियान के बीच व्यापार बढ़ा है। चौथा पॉइंट है, भारत ने आसियान देशों से आतंकवाद के मामले में एकजुट होने की अपील की है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश भी भारत की तरह इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं। पांचवा पॉइंट है, भारत ने आसियान देशों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग किया है। आसियान के कई देशों के नागरिक भारत में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होने के कारण बताओ। चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होने के कारण, तो चीन के बारे में नेपोलियन बोनापोर्ट ने कहा था, वहां एक दैत्य राक्षस सो रहा है, उसे सोने दो, यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिलाकर रख देगा। दूसरे विश्व युद्ध से पहले चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां ज्यादातर लोग अफीम के नशे के आदी थे। ज्यादातर लोग अफीम के नशे के आदी थे। लेकिन 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने जिस तरह से विकास किया है, उससे यह सिद्ध हुआ है कि चीन एशिया का रोगी नहीं है। चीन जिस तरह से लगातार विकास करता जा रहा है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 2040 तक विश्व की सुपर पावर अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। चीन की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के निम्नलिखित कारण हैं। तो 1, 2, 3 करके करेंगे। तो पहले नंबर पर आता है आगे बढ़ने की इच्छा, कि कैसे चीन आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। उसमें पहला है आगे बढ़ने की इच्छा। 1949 में 1949 में जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, तो तभी से उसमें आगे बढ़ने की धुन सवार थी। चीन के नेता चीन को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समय समय पर कई ऐसे सुधार किए जो चीन को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध हुए और चीन आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। दूसरा है योग्य नेतृत्व। चीन को हमेशा योग्य नेताओं का मार्गदर्शन मिला। 1949 में चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में अपना विकास करना शुरू किया। 1949 में चीन ने माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में अपना विकास करना शुरू किया। 1975 में माओ त्से-तुंग की मृत्यु के बाद भी चीन में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रही। इसके अलावा चीन के नेता तकनीकी रूप से भी कुशल व्यक्ति थे, इसलिए वे देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करते रहे। तीसरा पॉइंट है चीन की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का घरेलू संसाधनों का समुचित प्रयोग। चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का तीसरा कारण घरेलू संसाधनों का समुचित प्रयोग करना भी रहा है। जब चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्तों को तोड़ा, तो उसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए चीन ने अपने संसाधनों का सही प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता चला गया और एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। चौथा पॉइंट है विकास का नया मॉडल। आरंभ में चीन में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, इसलिए सरकार खेती के विकास पर बल देती थी। लेकिन जब कृषि से बढ़िया परिणाम सामने नहीं आए, तो चीनी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को नया रूप देने के लिए विकास का नया मॉडल अपनाया। इस मॉडल में सरकार ने खेती से पैसे को निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन उद्योग लगाने के लिए विदेशी तकनीक और मशीनों की जरूरत थी। दूसरी तरफ मशीनें खरीदने के लिए
सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। ऐसी स्थिति में चीन ने अपने बलबूते पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन एक औद्योगिक देश में बदल गया। पांचवा पॉइंट है सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा। चीन में सरकार ने लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्हें सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा भी दी। लोगों को शिक्षित करने के लिए सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा भी दी। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन में डॉक्टरों, इंजीनियरों और तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों की एक बड़ी फौज एकत्रित हो गई, जिसने चीन को आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में काफी मदद की। छठा पॉइंट है खुले द्वार की नीति। 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक के लिए चीनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए। इसके अलावा 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए और पूंजीवादी दुनिया से चले आ रहे अपने एकांतवास को समाप्त किया। सातवां पॉइंट है खेती का निजीकरण। 1982 में 1982 में चीन में खेती का निजीकरण किया गया, अर्थात खेती को निजी हाथों में सौंप दिया गया। खेती को निजी हाथों में सौंप देने से कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और इससे भी चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में मदद मिली। आठवां पॉइंट है उद्योगों का निजीकरण। पहले चीन में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। सरकार का नियंत्रण होने के कारण अनेक उद्योग घाटे में चल रही थी। 1998 में 1998 में चीन में सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया, अर्थात उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। इन निजी उद्योगों ने भी, जब ये निजी उद्योग बन गए तो इन निजी उद्योगों ने भी चीन के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 9वां पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इस संगठन का सदस्य बनने का लाभ यह हुआ कि अब चीन इस संगठन के सभी सदस्य देशों में अपना तैयार माल आसानी से बेच सकता है। इससे भी चीन आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। एक और प्रश्न है चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय के क्या दुष्परिणाम हुए हैं। जहां अच्छे परिणाम हुए हैं, चीन जब आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है तो क्या बुरे परिणाम सामने आए हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होने से जहां अच्छे परिणाम निकले हैं वहीं बुरे परिणाम भी निकले। जैसे पहला उसमें पॉइंट है बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के कारण चीन भले ही आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा हो, लेकिन इन आर्थिक सुधारों के कारण चीन में बेरोजगारी भी बढ़ी। वहां करोड़ों लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। इसके अलावा और जो दुष्परिणाम सामने आया है वो है भ्रष्टाचार में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के कारण चीन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। चीन के अनेक छोटे बड़े नेता भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण तीसरा दुष्प्रभाव पड़ा है कि चीन में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अनेक उद्योग स्थापित होने से चीन की आबोहवा खराब हुई है। और चौथा पॉइंट है गुणवत्ता में कमी। आर्थिक सुधारों को शुरू करने से चीन में उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन गुणवत्ता क्वालिटी में कमी आई है। चीन में बनी चीजें सस्ती तो हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं है। अतः चीनी सामान के बारे में यह धारणा बनी है कि यह सस्ता है, सुंदर है, लेकिन टिकाऊ नहीं। एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो है भारत चीन संबंधों का विस्तार से वर्णन करो। तो भारत और चीन एशिया महाद्वीप के दो प्रमुख देश हैं। एशिया महाद्वीप के दो प्रमुख देश हैं
प्राचीन काल में दोनों देशों की यात्री एक दूसरे के देश में आते जाते थे, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच संबंध सीमित ही रहे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उसने चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। 1949 में जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो भारत इस सरकार को मान्यता देने वाला एक प्रमुख देश था। दोनों देशों के संबंधों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों या हेडिंग्स के तहत किया जा सकता है, और उसमें पहला आता है तिब्बत की समस्या। तिब्बत की समस्या, तो तिब्बत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित भारत और चीन के बीच एक विशाल पठार है। तिब्बत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित भारत और चीन के बीच एक विशाल पठार है। चीन शुरू से ही तिब्बत को अपना हिस्सा मानता रहा है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया। दुनिया के सभी देशों ने चीन की इस कार्यवाही की कड़ी आलोचना की, लेकिन भारत ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण को सही ठहराया। दुनिया के सभी देशों ने चीन की इस कार्यवाही की कड़ी आलोचना की, लेकिन भारत ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण को सही ठहराया। राजनीति के जानने वालों का मानना है कि भारत द्वारा तिब्बत पर चीन के आक्रमण को सही ठहराना भारत की सबसे बड़ी गलती थी। एक और पॉइंट है, और वो है पंचशील का समझौता। 1954 में 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच पंचशील का समझौता हुआ। इस समझौते में 5 बातें कही गई थी, 5 सिद्धांत थे ये, जो इस प्रकार थे। उसमें क है, दोनों देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और घ है, दोनों देश एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे, और 5वां था, दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या सिंपल सा अगर हम कहें जियो और जीने दो की नीति पे में विश्वास रखेंगे। तीसरा हेडिंग है सीमा विवाद, जो भारत और चीन के संबंधों को दिखाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। यह रेखा 1914 में शिमला में भारत, चीन और तिब्बत के नेताओं ने एक बैठक में समझौता करके तय की थी। इस बैठक में आर्थर हेनरी मैकमोहन भी शामिल थे, जो उस समय भारत के विदेश सचिव थे। क्योंकि उन्हें ही सीमा रेखा तय करने का काम सौंपा गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 1956 तक चीन इसे ही सीमा रेखा मानता रहा, लेकिन 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी। चीन का मानना था कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए 1956 के बाद चीनी सरकार द्वारा जितने भी मानचित्र प्रकाशित किए गए, उन सभी में भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एक बड़े हिस्से को चीन में दिखाया गया। जब भारत ने इस तरफ चीन का ध्यान आकर्षित किया तो चीन ने इसे पुरानी सरकार की गलती बताया और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इनको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद चौथा पॉइंट है भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को शरण देना। 1959 में 1959 में तिब्बत के लोगों ने तिब्बत को स्वतंत्र करवाने के लिए चीनी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए चीनी सरकार ने तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन अत्याचारों से डरकर तिब्बत के लोग अपने धर्म गुरु दलाई लामा के साथ भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें अपने यहां शरण दे दी।
इससे चीन नाराज हो गया। उसने भारत पर पंचशील समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। इस समझौते में यह कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उसके बाद है भारत चीन युद्ध 1962। तो भारत सरकार द्वारा तिब्बत के लोगों और उनके धर्मगुरु दलाई लामा को शरण देने से चीन नाराज हो गया और सितंबर 1959 में 1959 में उसने भारत के लद्दाख क्षेत्र के 12,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह भारत के क्षेत्र को तुरंत खाली करे, लेकिन चीन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा और सीमा पर सैनिकों के बीच छोटी मोटी झड़पें होने लगी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई। चीन ने भारत के हजारों वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद भारत चीन के संबंध काफी बिगड़ गए। 1977 में जब भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी तो चीन के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। दिसंबर 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौते हुए। उसमें पहला था दोनों देश सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। दूसरा था दोनों देश आपस में व्यापार को बढ़ावा देंगे और तीसरा था दोनों देश मुंबई और शंघाई में राजदूत कार्यालय खोलेंगे। तो इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार होने लगा। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर बात की तथा आपसी झगड़ों का समाधान सहमति के साथ करने पर बल दिया। एक महत्वपूर्ण घटना हुई है अभी कुछ दिन पहले और वो है गलवान घाटी विवाद। तो गलवान घाटी लद्दाख क्षेत्र में चीन की सीमा पर स्थित है। गलवान घाटी लद्दाख क्षेत्र में चीन की सीमा पर स्थित है। 15 जून 2020 को चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में घुसने की कोशिश की, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। इस झड़प में कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इस घटना ने भारत चीन संबंधों को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।